सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम अपने जमीन जो है दोस्तों और हमारी जो रिसोर्सेज है उसको हम कभी भी बिकने नहीं देंगे, किसी के प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। लेकिन क्या दोस्तों, आज आपको प्राइवेटाइजेशन को देखकर ये नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस जो बात कही जाती है उसके विपरीत हो रही है दोस्तों। 2014 के अंदर दोस्तों बीजेपी की सरकार बनी दोस्तों, और उसके पहले उनका ये एंथम था 2014 के अंदर दोस्तों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज कंडीशन क्या है दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब आ जाती है तो उसका जो ईगो लेवल है वो काफी बढ़ जाती है दोस्तों। आज की हालत ये हो चुकी होगी कि आपके पास भी एक खबर आई होगी कि जियो का रिचार्ज, एयरटेल का रिचार्ज, मतलब जितने भी प्राइवेट जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री है उनकी जो प्राइसेस है वो बढ़ गई है। जो पहले 199 में हुआ करती थी दोस्तों, अब वो 250 तक चली गई है कई कंपनियों की। तो ये देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों? आइए बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और कुछ हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में कि क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं हमें प्राइवेटाइजेशन को, किन क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज है दोस्तों। वो मैंने एक और अलग वीडियो में बता चुका हूं, जैसे कि आप अगर जाइएगा तो मेरा वीडियो रहेगा आपको प्राइवेटाइजेशन, आप उसे पहले जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्राइवेट कंपनी जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है हमारे मार्केट के अंदर। दोस्तों आज हमारी गवर्नमेंट ने पीएसयू जो है उसको प्राइवेट करने का ऐलान कर दिया है। एयर इंडिया प्राइवेट हो चुकी है दोस्तों, लेकिन लोगों में सिर्फ खुशी इस बात की है ना, क्योंकि एयर इंडिया जो वो किसी और के हाथों में नहीं गया बल्कि रतन टाटा जी के हाथ में गया, इसलिए लोग खुश है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो हुआ है दोस्तों, एयर इंडिया बिक चुका है दोस्तों, और सरकारी बैंकों को भी प्राइवेटाइजेशन करने की मतलब कि ऐलान किया गया है। और कई ऐसे बैंक कर्मी हैं दोस्तों जो हड़ताल पे गए हैं इस चीज को अपोज करने के लिए कि प्राइवेटाइजेशन बैंकों का नहीं होना चाहिए दोस्तों। किस तरह की प्राइवेटाइजेशन आपको एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है दोस्तों, आज देखिए जियो के एग्जांपल से दोस्तों। जब पहली बार ना जियो आया था दोस्तों, तो वो फ्री के साथ आया था और सबने जियो के फ्री की बात की, बल्कि ये नहीं देखा दोस्तों कि हमारी जो सरकारी कंपनी है उसका क्या हालत हो गया दोस्तों। ये किसी नहीं देखा, बल्कि फ्री के पीछे लोग, हम भी गए, आप भी गए, सभी लोग फ्री के पीछे दौड़ मारे दोस्तों। और पहली बार जब जियो आया दोस्तों तो वो फ्री से आया, फिर दोस्तों 149 आया, मतलब 3 महीने का रिचार्ज 149 में करवाइए, फिर 199 में करवाइए, फिर दोस्तों 299 हुआ, फिर फाइनली 399 हुआ, उसके बाद 555 रुपीज हो गए दोस्तों। और आज की हालत यह है कि ये 700 से ऊपर चली गई है। अगर आप 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं, अगर 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं दोस्तों, तो सभी पे लगभग पे 50 रुपए 100 रुपए बिक चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है क्या जो आप कर सकते हैं? अगर दोस्तों हमारी बीएसएनएल कंपनी जो है दोस्तों आज अगर लीड में रहती तो हम आवाज उठा सकते थे। और दोस्तों मैं इस चीज का मोदी सरकार का विरोध तो करूंगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं अटल बिहारी जी का समर्थन भी करूंगा इस बात में दोस्तों। 2008 के अंदर उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटिंग एक्ट लाया दोस्तों, जिसके तहत उन्होंने एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया कि अगर आपको टेलीकॉम कंपनी चलाना है तो आप इतने रुपए में आप इतने वैलिडिटी दे सकते हो, जिससे कि जो कॉल ड्यूरेशन है दोस्तों, जिससे कि लोग आपस में कम्युनिकेट ज्यादा तरीके से कर सके। और वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था दोस्तों, जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को भी बढ़ाया और साथ ही साथ लोगों को एक फ्री इनिशिएटिव दिया दोस्तों, और जिससे कि कम से कम पैसों में लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए दोस्तों। लेकिन आज मोदी सरकार से मैं सवाल करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने 2016 में दोस्तों जो 4G बैंड आया दोस्तों, वो हमारी बीएसएनएल को बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने दोस्तों जियो का साथ दिया। और जियो आज किस तरह से आगे बढ़ चुका है दोस्तों, और उसके बाद किस तरह से प्राइजेज लगातार बढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। और आज ये 700 की बात नहीं है दोस्तों, मैं इसी देश का नागरिक हूँ और मैं 199 से देख कर आ रहा हूँ दोस्तों, आज 700 पे आ गया। तो और दोस्तों मैंने ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि पिछले 4 से 5 सालों में दोस्तों 2016 से लेकर
2021 तक दोस्तों 3000 या 4000% की इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जो ये लगातार कंपनियां बढ़ाती जा रही है दाम दोस्तों। बल्कि इन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया हमारे बीएसएनएल को बाहर जाकर। तो अब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि क्यों प्राइवेटाइजेशन एक गलत चीज होती है कुछ क्षेत्रों में। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आज अगर हमारी सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ये इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो हमारी ढांचा जो हमारी पिछली सरकार ने बनाया, हमारे लोगों के टैक्स पेयर से जो स्कूल बना दोस्तों, जो हॉस्पिटल बना, वो कहीं ना कहीं अब प्राइवेट हाथों में जा रहा है। मतलब कि ये होना कि कोई मेरे पिताजी जो है वो एक स्कूल खोल कर छोड़ दे और उसे चलाना मुझे हो, तो मेरा इसमें क्या लगा दोस्तों, सिर्फ वक्त लग रहा है और कमीशन भी, प्रॉफिट भी मुझे आ रहा है। तो दोस्तों अगर सरकारी हॉस्पिटल बिक जाएंगे दोस्तों, प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज कर देंगे दोस्तों, सरकारी रेलवे, सरकारी बैंक अगर प्राइवेटाइज कर देंगे दोस्तों। आज बैंक में जाइए ना, आईसीआई के पास जाइए, एचडीएफसी के पास जाइए दोस्तों, आपको एक खाता खुलाने में कितना समय लगेगा। उसके बाद जब आप एक लोन लेते हैं तो लोन से संबंधित आपको इतने बार चक्कर कटाएगा। खाता तो आसानी से खुल जाएगा प्राइवेट बैंकों में, लेकिन जब आप लोन के लिए लेंगे दोस्तों तो वो भी अप्लाई जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे लोन को रिपे करना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं कितने इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये आप समझ सकते हैं एक प्राइवेट बैंक में और एक सरकारी बैंक की कंपैरिजन में। दोस्तों प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाता है हमारे सरकारी स्कूल को, कॉलेज को, तो हॉस्पिटल को, तो किसको दिक्कत होगा दोस्तों? मेनली रूप से एक गरीब इंसान जो एक मतलब कि ज्यादा महंगे रुपए का जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल डिफरेंस है जहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फिर से इनइक्वलिटी, सोशल डिफरेंस है जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दूर करने की कोशिश की थी दोस्तों, वो फिर से मुझे लगता है आ जाएगा। क्योंकि जब प्राइवेट हाथों में ऐसे चले जाएंगे दोस्तों तो वो अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहेंगे। और कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है दोस्तों या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो प्रॉफिट के मोटिव से काम करती है, ना कि बल्कि काम के। तो इसके क्या होगा दोस्तों, जो गरीब रहेगा दोस्तों वो पैसे के बिना पे मर जाएगा, और जो सरकारी हॉस्पिटल रहेंगे वो तो बचेंगे ही नहीं। तो सिंपल से यही जवाब है दोस्तों। आप जियो के केस में देखिए ना कि किस तरह से दोस्तों, पहले एयरटेल का भी मतलब शुरुआत में काफी महंगा था दोस्तों। जब जियो आया दोस्तों, उन्होंने एक क्रांति ला दी इंटरनेट के क्षेत्र में, तब एयरटेल ने भी अपना प्राइस कम किया। लेकिन जैसे ही जियो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, साथ ही साथ सारी टेलीकॉम कंपनी भी उस दाम को बढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर एक सरकारी कंपनी नहीं रहती है दोस्तों तो आपको किस तरीके का जो डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ये कंडीशन है। तो जरूरत क्या है दोस्तों? जरूरत है कि हमारी सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी सरकारी कंपनी है दोस्तों, सरकारी PSU जो है दोस्तों, उसको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने की, सरकारी बैंकों को अच्छी तरीके से काम में लाने की, बल्कि उन्हें प्राइवेटाइजेशन करके एक गरीब के मुंह पे तमाचा ना मारने की जरूरत है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर आज BSNL रहती तो आज हमारे जियो का, जो एयरटेल का है दोस्तों, और भी तमाम ऐसी कंपनियों का जो टेलीकॉम का सेक्टर में जो आपका पैसा जो बढ़ाता चला गया दोस्तों, वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो क्या अल्टरनेट हो सकते हैं दोस्तों? अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे और आपके जैसे वीडियो बनाने से, आप हल्ला बोल करने से आपको जियो का दाम कमा देगा, तो वो उतना मूर्ख नहीं है दोस्तों। इससे सीधा से सीधा मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, कि आप आज ही से सरकारी चीजों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दे दोस्तों। आप आज ही से दोस्तों, जहां आप जियो का सिम खरीदते हैं, जियो का रिचार्ज करवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले BSNL का रिचार्ज करवाइए। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि BSNL का ब्रॉडबैंड बढ़िया नहीं है, नेट नहीं चलता। बात सही है दोस्तों, लेकिन जब आप जियो के यूजर्स रहेंगे, वो अपना मोनोपोली क्रिएट करता चला जाएगा और आपको महंगे चीज लेने पड़ेंगे। लेकिन जब आप BSNL को बढ़ाइएगा दोस्तों, तब BSNL का में भी सुधार आएगी दोस्तों, और सरकार भी उस पर ध्यान देने पे विमर्श हो जाएगी दोस्तों, और झुकेगी इस चीज में, और BSNL हमारा फिर से लीड करेगा। तो जरूरत है दोस्तों हमारे BSNL को फिर से बढ़ावा देने की। तो आशा करूंगा दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता था कि प्राइवेटाइजेशन से किस तरह के नुकसान आपको देखने को मिलते हैं, वो मैं बता रहा था। और अगर आपको प्राइवेटाइजेशन क्या चीज होती है दोस्तों, कि एक सरकारी चीज को प्राइवेट हाथों में देना और प्रॉफिट कहीं ना कहीं शेयर से दोनों के बीच में बढ़ जाता है दोस्तों। और अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे जाके, मतलब जो पहले प्राइवेटाइजेशन का वीडियो है वो जाकर देख लेता, आपको अच्छी तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन वाली बात समझ में आएगी। और आप सोचिए दोस्तों कि अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो किसको, अंबानी जी को जाने में दिक्कत होगा, कि जो जूता सिलता है, जो गरीब इंसान है, जो मेहनत मजदूरी करता है दोस्तों, इनफैक्ट आम इंसान जो कि मिडिल क्लास जिसको कहते हैं दोस्तों, उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी दोस्तों। अगर प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में कर दिया गया तो मुझे लगता है ये काफी गलत चीज है। कुछ क्षेत्रों में अगर किया जाता है तो, और कुछ चीजों में ये प्राइवेटाइजेशन सही चीज भी है दोस्तों। तो आशा करूंगा जो मैं समझाना चाहता था दोस्तों वो आप समझ गए होंगे। सो सपोर्ट BSNL और BSNL को अपनाइए दोस्तों, और उसे
बढ़ावा दीजिए। जय हिंद। वंदे